बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। मेरे साथ आज सुबह सुबह धोखा हो गया। वो धोखा ऐसे हुआ कि मैं अपने दिमाग में फ्राइडे समझ के बैठी हुई थी। इनफैक्ट कल भी मेरे साथ ऐसे हुआ कि मैं यहाँ से जब फ्री हुई है मैंने अपनी टीम मेंबर से पूछा कि आज थर्सडे है। शी सेड नो, आज वेडनेसडे है। अब तो पता नहीं क्यों, या तो मैं बहुत फास्ट चल रही हूँ या हफ्ता बहुत स्लो चल रहा है। मैं अपने दिमाग में फ्राइडे सोच के आई थी कि कल मेरा ऑफ होगा, 2 दिन छुट्टी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मेरे साथ मेरे ही दिमाग में धोखा हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं जी, एक दिन और है, हम एक दिन और गुजारेंगे, अच्छे तरीके से गुजारेंगे। मेरे लिए हफ़्ता बहुत मुश्किल था क्योंकि आई टोल यू कि बहुत सारे लोगों को एतराज़ था कि मेरे फेस पे क्या मसला है, क्यों ये इतना स्वेल है, और अभी भी मुझे बड़ा मसला हो रहा है बोलने में। लेकिन ये हफ़्ता मेरे लिए बोलने वाइज बड़ा मुश्किल रहा है। लेकिन आई होप कि 2 दिन मुझे रेस्ट मिलेगा तो मैं ठीक हो जाऊंगी। कोई बात नहीं, ये होता है, इट्स पार्ट ऑफ जॉब। अच्छा जनाब, कल कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि आपने अगर देखी हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम उस पर आपको तज्जिया सुना देंगे। लेकिन अगर आपने नहीं देखी तो थोड़ा थोड़ा आपको बता देते हैं। जैसे जैसे जी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की जो मुद्दत मुलाजमत है कम होती जा रही है, आइनी बहरान कह लें, आइन के मसाइल का जो खदशा है वो बढ़ता चला जा रहा है। मकसूद नशिस्तों के जो तफसीली फैसले के बाद हुकूमती वज़रा मुसलसल अदालती फैसले को मानने से इनकार कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसला आइन के मुताबिक नहीं, इसी फैसले पर अमल दरामद होगा जो आइन के मुताबिक होगा। जबकि सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आइन से मुतसादिम करार दे दिया है। गुज़िश्ता रोज़ मरीम नवाज की तरफ से अपनी हुकूमत से मुतल्लिक खदशे का इजहार भी सामने आया और उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं मालूम मैं कितने साल वज़ीर आला रहूँगी क्योंकि पाकिस्तान में किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। दूसरी तरफ जी कनाडा की पार्लियामेंट में एक पिटीशन डाली हुई है जिसमें बानी पीटीआई की रिहाई हो, नए इंतखाबात समेत कनाडा से पाकिस्तान पर सख्त तरीन पाबंदियां आयद करने के हवाले से और IMF प्रोग्राम को भी इससे मशरूत करने का मुतालबा किया गया है। मुल्की सियासत किस तरफ जा रही है जी? कल मरीम नवाज साहिबा ने कुछ अपने मुखालिफिन पे भी वार किए, लफ्जी वार किए। उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से उनको भी वार्न किया कि गंडापुर साहब गलाजत का ढेर उगलते हैं, पंजाब में आकर कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ये भी कर वजीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा ने कहा। सबसे पहले तो मखसूस नशिस्तों का मामला है, इस पे बात करेंगे और उसके साथ साथ जो ओवरऑल मुल्की सूरत हाल है। और आज अखबार में खबर मिली है जी कि IMF का कर्ज मंजूर हो गया है और पाकिस्तानी मईशत जो वो बेहतर हो रही है, महंगाई कम हो रही है, अमीरों से पैसा लेकर गरीबों की मदद की जा रही है। अवाम और हुकूमत को मुबारक हो, ये IMF के MD ने कहा है। अच्छा जी, कर्जे मिल रहे हैं, महंगाई कम हो रही है, हालात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन जो आइनी मसाइल हैं इस पे बात करेंगे। माजिद निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच माजिद, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। माजिद निज़ामी साहब, जैसे जैसे मैंने बात की कि चीफ जस्टिस साहब की मुद्दत मुलाजमत की कमी आ रही है, उसी तरफ से हम देख रहे हैं कि ये हुकूमती बयानात और आइन से मुतल्लिक और इन तमाम चीज़ों पे बहुत खुलकर अब सियासतदान बात भी कर रहे हैं। ये वो फैसला मानना है या ना मानना है? और सबसे बढ़कर सुप्रीम कोर्ट का जो मखसूस नशिस्तों का मामला है, इस पर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि इसी फैसले पर अमल दरामद होगा जो आइन के मुताबिक होगा। जिसको वो आइन के मुताबिक नहीं समझ रहे, क्या है वो फैसला जी? जी बहुत शुक्रिया। असल में चूंकि मुस्लिम लीग नून हुकूमत में है तो अब इसलिए उसके सोचने के समझने के जो मायारात हैं वो बदल चुके हैं। मुझे याद है जब मियां नवाज शरीफ अपोजिशन में थे और यूसुफ रजा गिलानी साहब को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नाअहल किया गया था, तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ ये कहा करते थे कि ये इंसानों की बस्ती है, ये हैवानों की बस्ती नहीं है और इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना पड़ेगा और अगर आप अमल दरामद नहीं करेंगे तो फिर अमल दरामद किया जाएगा। अगर आप ये समझते हैं कि आपने पिटीशन करनी है तो पहले आप घर जाएं, उसके बाद फिर अगला बात होगी। तो लेकिन अब चूंकि मुस्लिम लीग नून हुकूमत में है
और उससे इन फैसलों से उन्हें नुकसान हो रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मुस्लिम लीग नून ने अपने असूल बदल लिए हैं। अब सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हो, राना सनाउल्लाह हो, वो सारे जो कानूनी पॉइंट्स हैं उनको निकाल के सामने ला रहे हैं और वो कभी कोई दलील देते हैं, कभी कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामान की जंग है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई मसला है। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल करें, उससे इख्तलाफ है तो उस पर रिव्यू पिटीशन दें, जो कि उन्होंने दे दी है, और सुप्रीम कोर्ट से कहें कि जी उसका जल्द अज जल्द फैसला हो। तो मेरा ख्याल है कि कानून के मुताबिक चलेंगे तो आईनी बहरान हल होगा। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन नजर आ रही है उसमें कोई भी फरीक पीछे हटने को तैयार नहीं है, कि जिसकी वजह से ये अदालती मामला, अदालती बहरान मुझे लग रहा है कि ये बढ़ेगा और फिर उसका नुकसान मुझे लगता है कि अदालत को ही होगा, क्योंकि पार्लियामान और हुकूमत के पास चूंकि ताकत है, वो चीजें इन्फोर्स कर सकते हैं, तो इसलिए उनको नुकसान नहीं होगा। अच्छा, ये पार्लियामान और आपने अदालतों की बात की, ये दोनों हमारे लिए बड़े काबिल इज़्ज़त और मोतबर इदारे हैं। ज़ाहिर है पार्लियामेंट के अंदर हम देखते हैं कि बड़ी अहम कानून साजियाँ होनी है, बहुत सारे ऐसे अहम फैसले होने हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मानना भी ज़ाहिर है एक निज़ाम है, एक बैलेंस है। लेकिन अब इन्हीं दोनों इदारों पे, या जिस तरह से हर एक सुपीरियॉरिटी जो कह लेना एक कॉम्प्लेक्स में चला गया कि जी हमने जो बात कह दी है वही होगी, दूसरा कह रहा है कि जी नहीं, उन्होंने जो बात की है वो हम नहीं करेंगे। तो ये जो बैलेंस आउट हो रहा है, ये जिम्मेदारी बैलेंस को बरकरार रखना इन सियासतदानों की जिम्मेदारी है, इन पार्लियामेंटेरियंस की जिम्मेदारी है कि जो भी फैसला आ रहा है उसको बेहतर तौर पर कोई जो एक रास्ता निकाल कर उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, ना कि एक दूसरे को कंट्रोवर्शियल किया जाए और अदालतों के फैसलों को बिल्कुल ही रद्द किया जाए। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि किताबी तौर पे और असूली तौर पे तो ये बातें बिल्कुल ठीक हैं। मसला ये है कि चूंकि पाकिस्तान की सियासत इस कदर बदल चुकी है, उसके अंदर इस हद तक हरारत आ चुकी है कि अब ये सारी किताबी बातें और असूली बातें फजूल लगना शुरू हो गई हैं, और जो कोई इनकी आवाज उठाता भी है तो उसे इतना पसंद भी नहीं किया जाता, क्योंकि प्रैक्टिकली लोग एक दूसरे के सामने आ चुके हैं, लड़ाई बढ़ गई है, तुंदो तेज बयानात आते हैं, एक दूसरे को निशाना बनाया जाता है। तो इस सिचुएशन के अंदर फिर इशू यही है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी इल्जामात लगते हैं कि जी मुबैना तौर पे कुछ लोग एक जमात को सपोर्ट करते हैं, दूसरी तरफ दूसरी जमात ये इल्जाम लगाती है कि नहीं वो तो हक के अलमबरदार हैं, तो हमें वहां से रिलीफ मिलता है। तो ये मामला बिल्कुल मेरा ख्याल है कि एक इस नहज पे पहुंच चुका है कि जहां से फिलहाल वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ना तो हुकूमत इस मूड में लग रही है, क्योंकि अगर वो इस पे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं या अदालत को मान लेते हैं तो उनका वो जो 2/3 मेजोरिटी का ख्वाब था वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। उसकी बुनियाद पे उन्होंने जो तरामीम करनी थी और एक पूरी प्लानिंग है, एक टाइमलाइन है, तो वो सारी की सारी रुकती नजर आ रही है। तो क्योंकि स्टेक्स बहुत हाई हैं और असूल, आईन और कानून को पीछे छोड़ दिया गया है, तो इसलिए बड़ा मुश्किल लगता है कि इस सिचुएशन के अंदर कहीं ना कहीं से कोई बीच बचाव का रास्ता या कोई मिडिल वे कोई ना कोई निकल आए। ठीक है, आपके मुताबिक अभी कोई मिडिल वे निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अच्छा माजिद, अभी आपने पहले भी बात की कि आपने कहा कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून चूंकि हुकूमत में है, शायद उनका माइंडसेट चेंज हो चुका है, लेकिन कल मरियम नवाज साहिबा ने भी कहा कि मुझे नहीं पता मैं कब तक वज़ीर आला हूँ, इस मुल्क के अंदर हुकूमतों को कुछ भी हो सकता है, किसी भी वक्त हो सकता है। यानी इन सियासतदानों का, इन हुकूमतों को इस बात का इदराक है कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन होती है किसी भी टाइम पलट सकती है, और इस पर आप कोई वो जो कह लेना कुछ हतमी लकीर नहीं है किसी भी चीज़ के ऊपर। तो ये जो अभी हुकूमत, मौजूदा हुकूमत तरामीम को लेकर, मुख्तलिफ फैसलों को लेकर इक़दाम कर रही है, कल को ये इनको भी बैकफायर कर सकते हैं। डोंट यू थिंक दैट माजिद? जी बिल्कुल, ये हो सकता है और पहले भी ऐसा हुआ है। मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब और उनकी जमात इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो में जो जो चीजें भुगत रही है, जो भी उन पे मुश्किलात हैं, एक जमाने में यही सब वो खुद भी किया करते थे जी। तो इसलिए ये सारा मामला, लेकिन चूंकि मामला ये है कि लोग जब इक़्तिदार में होते हैं तो उस वक्त कहीं ना कहीं वो इन चीजों को भूल जाते हैं और वो ये समझना शुरू कर देते हैं कि शायद ये कोई ऐसी परमानेंट चीज है। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है जिस तरह मरियम नवाज शरीफ ने निशानदही की। हमने देखा कि पंजाब के अंदर ही हमजा शहबाज शरीफ
उस्मान बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद लेके आए, लेकिन उसके बाद वो जो 25 MPs थे उनका मुस्तकबिल फिर सुप्रीम कोर्ट में चला गया। 3 महीने के अंदर 90 डेज के अंदर फिर वज़ीर आला बदल गया, परवेज़ इलाही आ गए। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पर उस तरह से गैर यकीनी की कैफियत रहती है और ये नहीं पता होता कि किस वक्त अदालती फैसला आ जाए या कानूनी तौर पे इन चीज़ों को करना पड़ जाए। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो अभी कल मरीम नवाज साहिबा की बात का मैं कर रही थी कि कल उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से भी कहा, हम देख रहे हैं कि लास्ट जलसा जो इस्लामाबाद में हुआ था, उसके बाद फिर जो लाहौर में हुआ, तहरीक इंसाफ दो के कोशिशें और बयानात के हवाले से तो एक तरफ, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब की जो स्टेटमेंट्स हैं या जो बड़के वो मार रहे हैं, जो कि मुस्लिम लीग नून कह रही है कि वो बहुत बड़के मार रहे हैं, जाहिर है बहुत सारी ऐसी बातें वो जोशे खिताबत भी कर जाते हैं जो उनकी पार्टी के लिए, लोगों के लिए, लोगों को हर्ट करती है, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन माजिद, ये जो मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि अगर उन्होंने पंजाब में आके कानून तोड़ा तो उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। कानून तोड़ना पहले भी हमने देखा था कि उन्होंने कहा गया था जी अटक का पुल तो क्रॉस करके दिखाएं, उन्होंने पुल क्रॉस भी किया, वो आए दो कि उनको खिताब नहीं करने का मौका मिला। तो ये क्या बातें सिर्फ दोनों तरफ से बातों की हद तक है, क्योंकि अभी तो पॉलिटिकल टेम्परेचर इन सियासतदानों, खास तौर पर अली अमीन गंडापुर साहब की स्टेटमेंट्स की वजह से बहुत ज़्यादा हाई है। जी बिल्कुल, बुनियादी तौर पे तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल वोकैबुलरी खराब करने के अंदर तहरीक इंसाफ का अच्छा खासा किरदार है और उसके बाद फिर मुस्लिम लीग नून भी पीछे नहीं रही। और इस वक्त हम जो माहौल देखते हैं उसमें जितनी भी, जिसको हम पंजाबी में बढ़के कहते हैं, ये सिर्फ इसलिए लगाई जाती हैं कि आप अपने कारकुनान को चार्ज करें, अपनी क़यादत के सामने अपने आप को बेहतर प्रेजेंट करें। असूलन तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ये सब कुछ हो रहा है। हमने देखा कि इस्लामाबाद का जो जलसा था, अगर उसमें अली अमीन गंडापुर की तकरीर ना होती तो उस जलसे का इम्पैक्ट कुछ और होता, लेकिन चूंकि वो एक स्पीच हो गई तो वो जो वहां का क्राउड था, वहां की प्रेजेंस थी, लोगों का आना था, हाजिरी थी, जोशो खरोश, वो सब एक साइड पे हो गया। उसके बाद एक ऐसी टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स बनी कि जिसके अंदर चीजें बहुत बदल गई। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त मेरा ख्याल है कि फ्रंट फुट पे खेलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उनका जो लीडर बानी पीटीआई जो जेल में इस वक्त है, वो इन चीजों की हौसला अफजाई करते हैं, इन चीजों को सराहते हैं और वहां पे इस हवाले से सेंसिटिविटी बहुत कम है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस वक्त तहरीक इंसाफ में कोई धीमे अंदाज में बात करने वालों की कोई पजीराई होगी, मुज़ाकरात की तरफ जाने वालों की कोई पजीराई होगी। इस वक्त वहां का कारकुन, वहां की लीडरशिप सारी बिल्कुल आगे बढ़ चढ़ के सियासी बयानात देने में लगे हुए हैं ताकि ऑपोजिशन के अंदर वो अपना एक रोल प्ले कर सकें। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, एक लिमिट सेट होनी चाहिए और उससे आगे नहीं जाना चाहिए। लिमिट सेट होना तो दूर की बात है, यहाँ तो किसी को माजिद बात करने से पहले सोचने का भी कोई रवादार नहीं होता कि हमारे मुंह से टीवी पे या कहीं भी इंटरनेशनल फोरम पे बैठ के भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी कोई भी बात निकल रही है, उसका इम्पैक्ट आपके मुल्क की साख के ऊपर, आपकी रेपुटेशन के ऊपर कितने सवालात उठा सकता है। शायद अगर इस बात का अदराक हो जाए तो क्या ही बात है। अच्छा जी, हमारी मईशत बेहतर हो रही है, महंगाई कम हो रही है और अब टैक्सेस में जो फाइलर नॉन फाइलर वाला कॉन्सेप्ट है कि नॉन फाइलर की जो कैटेगरी है माजिद वही ख़त्म की जा रही है और IMF के MD कह रहे हैं कि अमीरों से पैसे लेके गरीबों की मदद की जा रही है। हुकूमत और आवाम को बहुत बहुत मुबारक भी दिए उन्होंने। जी, टैक्सेस का मसला बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर एक संगीनी इख्तियार कर चुका है और उसमें जब हम इनकम टैक्स फाइलर की बात करते हैं तो बड़े अफसोसनाक आदाद शुमार सामने आते हैं कि जिनके ऊपर दुख भी होता है। मिसाल के तौर पे सर्विसेज सेक्टर, जो तनख्वाहदार तबका है जिसमें मैं और आप शामिल हैं, हमारा टैक्स तो एट सोर्स कट जाता है और वो हुकूमत पाकिस्तान के पास चला जाता है, लेकिन जो ट्रेडर बिरादरी है, ताजिर हजरात हैं, उनकी जानिब से टैक्स नहीं जमा करवाया जाता। अगर इस हवाले से कोई बात की जाए तो वो इल्जामात लगाते हैं, FBR को मुर्द इल्जाम ठहराते हैं, लेकिन टैक्स फिर भी नहीं दिया जाता। तो इसलिए अगर पाकिस्तान को बेहतर अंदाज में चलाना है तो फिर इस टैक्स नेट को बिल्कुल वसी करना होगा और स्पेशली जो ट्रेडर्स हैं और जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनको इस टैक्स नेट में लाना होगा।
क्योंकि ये सारा मसला फिर एंड पे उस वक्त सामने आता है कि जब पाकिस्तान की रियासत के पास पैसे नहीं होते और फिर वो बैरूनी कर्जों की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। IMF का मामला क्या है? हर 6-8 महीने बाद, हर साल बाद जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मईशत के अंदर वो गुंजाइश नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे वो अपने पाँव पे खड़ी हो सके। तो इसीलिए फिर IMF के पास जाना पड़ता है, इसीलिए शुक्रिया अदा किया जाता है, क्योंकि वहां से आपको एक वक्ती रिलीफ मिल जाता है। लेकिन इस सारे मसले को हल करने के लिए एक देरपा या एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है कि जिसके अंदर बहरहाल आपको उन तमाम तबकात को टैक्स नेट में लाना पड़ेगा कि जो इस वक्त नहीं है। उनकी कुछ शिकायत हो सकती हैं, उनको हल किया जा सकता है, टैक्स निज़ाम को मजीद आसान बनाया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा ऑप्शन नहीं है कि आप अपने टैक्स नेट को वसी करें। उससे खासी मुश्किलात कम हो सकती हैं। उसके बाद फिर अपना जो एक्सपोर्ट का जो हमारा फिगर है उसमें इजाफे की कोशिश की जाए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो मामला है वो पाकिस्तान में बड़ा शिकवा रहता है कि आप कोई नया स्टार्टअप या नया कारोबार करना चाहते हैं तो उसके लिए मुश्किलात हैं, तो वो खत्म होनी चाहिए। तो ये 2-3 मेरा ख्याल है कि अगर हम स्टेप्स ले लेंगे तो फिर ये जो हर 6-8 महीने बाद IMF के पास जाना पड़ता है, वर्ल्ड बैंक के पास जाना पड़ता है, उसमें खासी कमी आ सकती है। लेकिन वही बात है, कितने साल हो गए हैं हम अभी तक घूम फिर के उसी सर्कल के अंदर मौजूद हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग जिसके आप माजिद बात कर रहे हैं, अभी तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं लॉन्ग टर्म प्लान के ऊपर शायद उस तरह से काम हुआ नहीं या करना नहीं चाहते हैं। जो भी मसाइल हैं, इसके फैक्टर्स हैं, लेकिन वो शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करते करते हम इस नहज पे आ गए हैं कि हम हर थोड़े अरसे के बाद IMF की शक्ल देख रहे होते हैं अपने मामलात को बेहतर करने के लिए। अच्छा, IMF की आपने बात की है, कनाडा की पार्लियामेंट में भी एक पटिशन दायर हुई है और पाकिस्तान के लिए IMF का जो कर्ज है उसको मशरूत करने के हवाले से भी कहा गया है, सख्त तरीन पाबंदियाँ आयद करने के हवाले से भी इस पटिशन में कहा गया है। क्या ये नॉर्मल बात है, इस तरह की पटिशन्स आती रहती हैं या वाकई ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है ऐसी? जी, मैं तो बिल्कुल इसको नॉर्मल ही समझता हूँ। उसकी वजह यह है कि तरक्की याफ्ता ममालिक में ऐसी फर्म्स और ऐसी लॉबिंग कंपनीज मौजूद हैं कि जिनको आप मखसूस रकम अदा करें और उनके साथ एक वायदा करें तो वो आपकी जमात के लिए, आपके मुल्क के लिए या आपके किसी भी स्पेसिफिक इशू के लिए वो लोग आवाज उठाते हैं, वो उसको प्लान करते हैं, पार्लियामेंट्स तक लेके जाते हैं। तो तहरीक इंसाफ का ओवरसीज विंग चूंकि खासा स्ट्रांग है और वो इस तरह की एक्टिविटीज करता रहता है। हमने अमेरिका में देखा, UK में देखा, अब ये कनाडा में इस तरह की करारदाद आई है। तो इसकी एक सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस तो हो सकती है कि इसकी एक इस तरह की अहमियत हो कि जिसको हम सिंबॉलिक कह सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका कोई प्रैक्टिकली कोई नुकसान या फायदा होगा। सिर्फ ये है कि कुछ दिन के लिए खबरों की जीनत ये मामला रहेगा, दुनिया के अंदर ये मसाइल उजागर होंगे, लेकिन प्रैक्टिकली इसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन हो या इसकी वजह से पाकिस्तानी हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा हो या तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में कमी हो, मुझे ऐसा नहीं लगता। सिर्फ ये कुछ ऐसे इक़दामात होते हैं कि जिनके जरिए आप अपनी इंटरनेशनल ऑडियंस को कनेक्ट करते हैं और उनको ये बताते हैं कि हमारे साथ ये मसाइल चल रहे हैं। ठीक हो गया। इन द एंड माजिद, तहरीक इंसाफ ने 28 सितंबर को रावलपिंडी और 5 अक्टूबर को लाहौर में जलसे के हवाले से कहा है। लास्ट जलसा तहरीक इंसाफ के लिए कुछ अच्छा इस तरह से हुकूमत की तरफ से नहीं रहा कि उन्होंने बहुत शिकवे शिकायत की कि जी हमें टाइम बाउंड किया गया, जगह बहुत दूर दी गई या बहुत सारे मसाइल हुए। उन्होंने मीनार पाकिस्तान के हवाले से बात की थी। तो क्या समझते हैं जी आप, तहरीक इंसाफ ये जो रावलपिंडी और लाहौर का जलसा है ये सही तरीके से करने में कामयाब होगी? इसमें जी बहुत इफ्स एंड बट्स हैं और उसकी वजह यह है कि जो कारकुन एक्सपेक्ट करता है और जो क़यादत प्लान करती है उसके अंदर काफ़ी फ़र्क लगता है मुझे। और सुनने में ये भी आया कि लाहौर के जलसे के हवाले से कुछ इमरान खान साहब ने भी जेल से जो उन्होंने गुफ्तगू की उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि आपको एक बेहतर जगह लेनी चाहिए थी, बेहतर प्लानिंग करनी चाहिए थी। तो अगर तहरीक इंसाफ की चाहती है कि वो पंजाब के अंदर अच्छा परफॉर्म करे, यहाँ से एक एहतजाजी तहरीक बनाए, तो सबसे पहले तो क़यादत और कारकुन को एक सेम पेज पे आना पड़ेगा और अपनी प्लानिंग को बेहतर करना पड़ेगा। उसके बाद अगर वो ये कर पाएंगे तो उसके बाद वो हुकूमत से बेहतर डील कर सकते हैं। लेकिन अगर जलसे किए जाएं और उनका इम्पैक्ट ना हो तो ये ज्यादा खतरनाक बात है, ताकि उससे फिर प्रॉब्लम ये होगा तहरीक इंसाफ के लिए कि उनका जो इस वक्त एक
इम्पैक्ट है, या वो जो एक इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी 8 फरवरी को हमारे साथ ज़्यादती हुई, लोग तो हमारे साथ हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली ग्राउंड पे लोग नहीं आएंगे तो वो जो एक एहतजाजी तहरीक का टेम्पो है वो नहीं बनेगा। और जब वो टेम्पो नहीं बनेगा तो फिर बानी चेयरमैन पीटीआई की मुश्किलात में कमी होती नजर नहीं आएगी। तो ये सारी चीजें लिंक्ड हैं। अगर तहरीक इंसाफ सड़कों पे अच्छा परफॉर्म करेगी तो उसके बाद ही कोई ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में कमी आएगी। लेकिन अगर ये सारे फ्लॉप शोज होंगे, नॉर्मल एक्टिविटीज होंगी, तो फिर ये एक जलसा तो हो जाएगा, एक सियासी सूरत हाल तो बन जाएगी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो सकेगा। तो लाहौर के जलसे में भी यही चीज देखने में आई कि एक तो वो एब्रप्टली खत्म हो गया, दूसरा ये कि उसके शुराका के हवाले से काफी चीजें सामने आई। तहरीक इंसाफ दावा तो करती है कि वो बड़ा फकीदुल मिसाल जलसा था, लेकिन उसे हम एक मुनासिब अच्छा जलसा कह सकते हैं, कोई एग्जाम्पलरी जलसा नहीं था वो। तो इसलिए इन सारी चीजों को देखते हुए तहरीक इंसाफ को आगे बढ़ना होगा। अदरवाइज जो एहतजाजी तहरीक का एक टेम्पो है वो नहीं बन पाएगा, जिसका नुकसान अल्टीमेटली तहरीक इंसाफ को होगा। ठीक हो गया। और अभी जो आखिरी कमेंट आपका यूएन इजलास से प्राइम मिनिस्टर का खिताब, उस हवाले से भी मैं आपसे जानना चाहूँगी। ज़ाहिर है सोशल मीडिया के ऊपर भी आ रहा था और हमने सुना भी कि सोशल मीडिया के ऊपर किस तरह से बहुत सारी चीज़ों को जो कहने हाईलाइट किया गया। आप क्या समझते हैं जी, प्राइम मिनिस्टर का जो इजलास से खिताब था और कितना इम्पॉर्टेंट ये डेवलपमेंट है, चूँकि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर समेत मुख्तलिफ वज़रा न्यूयॉर्क के अंदर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, ये बड़ा एक अहम मौका होता है, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी फॉरेन पॉलिसी के अकॉर्डिंगली जो भी आपके गोल्स हैं उनके तहत आप वहाँ पर जो साइड मीटिंग्स करते हैं इजलास से अलावा, वो बहुत अहम होती हैं। और पाकिस्तान इस वक्त 2-3 मसाइल का शिकार है। मिसाल के तौर पे IMF का मसला है, फिर फॉरेन पॉलिसी में हम फलस्तीन की हमायत करते हैं। इसी तरह एक बहुत बड़ा मसला क्लाइमेट चेंज का भी है कि जिसका नुकसान हमें हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट वहां पे ये प्लान कर सकती है कि कार्बन एमिशन के अंदर हमारा तो कोई इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो तो मेरा ख्याल है लेस देन 10% होगा, लेकिन उसका नुकसान हमें बहुत ज्यादा होता है। फ्लड्स आते हैं, बाकी कुदरती आफात आती हैं, तो हम दुनिया के इस सारे मामले के अंदर हम क्यों निशाना बन रहे हैं? तो ये एक प्योरली नॉन पॉलिटिकल इशू है कि जिसके ऊपर अगर गवर्नमेंट वहां पे बात करे, जितने भी इदारे हैं, हुकूमतें, उनसे बात करें, तो क्लाइमेट चेंज पे कोई कामयाबी हासिल की जा सकती है और कोई ऐसे फंड्स मंजूर करवाए जा सकते हैं कि जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान को फायदा हो। क्योंकि क्लाइमेट चेंज के जो मुहर्रिकात हैं या वजूहात हैं वो तो दूसरे मुल्क हैं, लेकिन उसका निशाना हम बन रहे हैं। तो इसके अंदर कोई पॉलिटिक्स भी नहीं है, ये प्योरली एक इंसानी मसला है। तो अगर इसके ऊपर वर्किंग की जाए तो ये बेहतर अंदाज में इसके नताइज लिए जा सकते हैं। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच माजिद निज़ामी, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर अपना तज्ज़िया दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए। आज हमारे साथ मौजूद हैं शाफ्तुल्लाह, जिन्होंने 5वीं वर्ल्ड गेम्स में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। काज़ाख्स्तान में जी होने वाली 5वीं नोमैड वर्ल्ड गेम्स में शाफ्तुल्लाह ने 70 किलोग्राम जो कैटेगरी है, इसमें ऑस्ट्रेलिया और काज़ाख्स्तान के मजबूत हरीफों को शिकस्त दी है और तमगा भी जीता है। मज़ीद इनसे बात करेंगे, इनके इस कंपटीशन के हवाले से बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप पब्लिक टीवी का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया, मुझे बात करने का मौका दिया और मेरी हौसला अफजाई की है। कैसा लग रहा है जीत कर, मेडल अपने नाम करके? और ऑब्वियसली ये पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात है जी। जी ये मेडल पाकिस्तान के लिए लेके आए हैं, बड़ी खुशी हुई है और अपनी कौम के लिए मज़ीद खुशियाँ हमने और भी देनी है। तो इसको जो जितना क्रेडिट है वो हमारे जो प्रेसिडेंट है नवाब फुरकान खान उनको जाता है और मेरे बड़े भाई को जाता है और मेरे उस्ताद को जाता है, क्योंकि इन 3 लोगों ने मेहनत की हम पे इस इवेंट के लिए और जितना भी अखराजात थे इन्होंने उठाए हैं बग़ैर किसी स्पोर्ट के, गवर्नमेंट के, लोकल गवर्नमेंट के और पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के।
अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो स्पोर्ट है, आप कब से इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अभी आपने ये जो मेडल अपने नाम जीता है, ऑस्ट्रेलिया और कजाकिस्तान के ओपोनेंट्स के मुकाबले में आपने मेडल जीता है, थोड़ा सा अपनी इस करियर के हवाले से बताएं, कब से खेल रहे हैं? जी, मैं 2019 से पाकिस्तान पहली नेशनल हुई थी, वो लड़ा था और पाकिस्तान चैम्पियन हुआ था, गोल्ड हुआ था। फिर हर साल के बाद चैम्पियनशिप होती है पाकिस्तान में, और उसमें जो गोल्ड होता है वो इंटरनेशनल इवेंट के लिए सेलेक्ट होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सिलेक्शन हुई थी पहले लाहौर में, अभी लास्ट टाइम जो नेशनल हुई थी उसमें मैं गोल्ड हुआ था और मेरी सिलेक्शन हो गई थी वर्ल्ड नुमेट गेम के लिए। तो उधर जो हरीफ आए हुए थे, पहला मैच मेरा ऑस्ट्रेलिया के साथ है, वो भी बहुत टफ था, लेकिन वो भी टेक्निकल थोड़ा सेम हमारे जैसे ही था। जो कजाकिस्तान का था वो थोड़ा टेक्निकल तेज़ था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरी जो ट्रेनिंग थी, पावर थी, मैंने उसी से उसको शिकस्त दी है। और मंगोलिया का जो था वो तो पावर में भी टेक्निकल भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन ये जो हमारे कोची साथ थे, बस वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो पीछे से उन्होंने लगाया और नारे तकबीर का नारा लगाया, उससे पावर ऑटोमेटिकली ज़्यादा आ गई और उसको जो है शिकस्त दे दी। ज़बरदस्त। अच्छा, आपने कहा कि अभी आप टेक्निक्स की बात करें, आप पाकिस्तान के अंदर जो ट्रेनिंग लेते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, उसके हवाले से बताएं। और जब आप इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ compete कर रहे थे, क्या वाज़े फ़र्क आपको लगा? ट्रेनिंग का फ़र्क है, टेक्निक्स का बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि आप भी वही ट्रेनिंग कर रहे हैं और वो भी, उनकी ट्रेनिंग भी क्या ऑलमोस्ट सेम होती है? जी, हमारी और उनकी ट्रेनिंग में फ़र्क यही है, वो टेक्निकल हमसे थोड़ा सा आगे हैं, क्योंकि उनके पास एक तो उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और उनके पास मशीनें और इंडोर जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ज़्यादा है, जो कि हमारे पास यहाँ पे पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हमें ना तो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड हमें सपोर्ट करता है, ना गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, जो भी करना होता है हमने खुद करना होता है। और हम मशीन के ज़रिए, फिर मशीन तो हमारे पास है नहीं, वो फिर हम देसी जुगाड़े लगाते हैं और उससे हमारी इंजरी का भी बहुत ख़तरा होता है, उससे इंजरी भी होती है हमें। लेकिन उसके बावजूद भी जो है हम कोशिश पूरी करते हैं अपनी पाकिस्तान के लिए कि 100% हम दें। अच्छा, मेरा एक सवाल वैसे मैं हर स्पोर्ट्समैन से करना चाहती हूँ, जब भी आप लोग बात कर रहे होते हैं कि आप लोगों को इतने नामसाइद हालात होते हैं, आप लोगों को प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही होती हैं, आप लोग खेल रहे होते हैं, अपने ओन पे जा रहे होते हैं, क्या ऐसा स्पिरिट है, क्या ऐसी मोटिवेशन है जो स्टिल आपको, जो कहते हैं ना, ड्राइव करती है कि आपने पाकिस्तान के लिए खेलना है? क्योंकि हम अगर नॉर्मल इंसानों की बात करें, अगर हमें कोई चीज़ के लिए प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है तो हम कहते हैं अच्छा छोड़ो, क्या ही करना है। लेकिन आप हमेशा से, मैंने हमेशा देखा है और ऑब्जर्व भी किया है, जितने लोगों से मैं इंटरव्यू करती हूँ, उनके अंदर एक चीज़, एक स्पिरिट ऐसा होता है कि पाकिस्तान के लिए करना है, पाकिस्तान के लिए खेलना है। क्या वजह है, क्या होता है ये? मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, मैं जानना चाहती हूँ। नहीं, हमने तो मज़ीद, अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं भी करती, हमने फिर भी पाकिस्तान के लिए खेलना है, क्योंकि एक ना एक दिन इंशाल्लाह हमारे लिए दरवाजे भी खुलेंगे, जैसे अरशद नदीम के लिए खुल गए हैं। तो अभी नेक्स्ट हमारा एक इवेंट है नवंबर में किर्गिस्तान में, वो भी इंशाल्लाह उसकी तैयारी अभी से हमने जो है शुरू की हुई है और कदम हमने आगे बढ़ाते रहने पाकिस्तान के लिए और मेडलों की बारिश करनी है। अभी साथ में मैं अपने लड़के भी ट्रेन कर रहा हूँ, यहाँ पे तैयारी करा रहा हूँ, ताकि अगर आज हम यहाँ पे बैठे हुए तो कल हमारे लड़के भी पाकिस्तान के लिए खेल और पाकिस्तान के लिए मेडल लेके आए। कैसी ट्रेनिंग करा रहे हैं आप अपने जो लड़के हैं उनको? ये 11 नवंबर को हो रहा है किर्गिस्तान में। अच्छा, नहीं, मैं ट्रेनिंग की बात कर रही हूँ कि आप ट्रेनिंग कैसी करा रहे हैं और कितना टाइम हो गया आपको, अगले जो आप नवंबर की कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं? जी, अभी जो हमारी पाकिस्तान में जो हो रही है वो एक पंजाब हो रही है और एक नेशनल हो रही है। उसके लिए अभी से मैंने वो कैंप लगाया हुआ है अपने लोकल जिम में, हमारे मोहल्ले में, वहाँ पे। तो इसके साथ साथ जो है लड़के मज़ीद और भी तैयार कर रहे हैं। अगर कोई यहाँ पे अच्छा होता है, हमें समझ आती है, तो उसको अपने साथ हम किर्गिस्तान भी लेके जाएंगे। तो मैं आपके चैनल के थ्रू गवर्नमेंट से भी ये अपील करूँगा, जो लोकल गवर्नमेंट है उसके से भी, कि हमें सपोर्ट करें। अगर सपोर्ट नहीं कर सकते, कम से कम जो जॉब्स वगैरह वो दे दें लड़कों को, कि वो अपने अखराजात, अपने डाइट वगैरह, अपनी ट्रेनिंग का और स्पॉन्सरों के पीछे उनको भाग दौड़ ना करनी पड़े, तो वो खुद अपने अखराजात उठा सके। तो आपकी फेडरेशन तो आपको सपोर्ट कर रही है ना जिन कॉम्पिटिशन्स में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं? ये तो अल्लाह का शुक्र है। घर वाले हालांकि मेरे बिल्कुल इस चीज़ के ख़िलाफ़ थे कि आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे और पाकिस्तान गवर्नमेंट आपको सपोर्ट नहीं कर रही, तो लिहाजा इससे पीछे हटना बेहतर है।
लेकिन मेरे बड़े भाई अनवर सईद वही उन्होंने मुझे सपोर्ट, क्योंकि वो पहले स्पोर्ट्समैन थे खुद। उन्होंने कि नहीं, आपने खेलना है पाकिस्तान के लिए और जितने भी आपके अखराजात है वो मैं उठाऊंगा, लिहाजा भाग दौड़ किसी के पीछे करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमारे जो जितने MNA MPAs हैं, उसके अलावा जितने भी लोकल गवर्नमेंट के ये बंदे, उन्होंने पहले वादे किए थे कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन जो इवेंट का टाइम करीब आता गया वो अपनी ज़ुबान से पीछे हट गए और राब्ते उन्होंने ख़त्म कर दिए। यहाँ तक कि कॉल करो उनको, वो कॉल भी नहीं उठाते थे। तो अभी आप अपने ओन पे आपके भाई की सपोर्ट पे गए और आपने खेला और मेडल जीता। जब वापस आए तो किसी ने ये तो नहीं कहा कि हमने आपको सपोर्ट किया था तो आप हमारी वजह से मेडल जीत के आए हैं? ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं ना। नहीं, कुछ लोगों ने तो यहाँ तक मुबारकबाद भी नहीं दी। एक होता है वो तस्वीर आप फेसबुक पे अपलोड करते, चलो खुशी का इजहार करते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं, वो तक नहीं की इन्होंने। और आपका वेलकम भी नहीं किसी ने किया घर वालों के अलावा? जी, आपका वेलकम जब आप वापस आए तो आपको जो कह ले आपका इस्तकबाल जो है आपके घर वालों के अलावा कोई था वहाँ पे, आपके इलाके के लोग या दीगर लोग? जी मेरे जो मेरे दोस्त यार है जिनको मैं ट्रेनिंग कराता हूँ, ख़ास तौर पे मेरे मोहल्ले के छोटे, सब तकरीबन मेरे से छोटे ही हैं, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त मेरा वेलकम किया, आतिशबाजी वगैरह की, तो बड़ी दिली खुशी हुई है। चले अगर वो सपोर्ट नहीं कर सकते, कम से कम उन्होंने ये भी सपोर्ट किया तो बहुत खुशी हुई, इनसे दिल बहुत खुश हुआ है। आगे क्या प्लान है फ्यूचर का, क्या करेंगे? अभी तो नवंबर के कंपटीशन के हवाले से आपने बात की है, आगे क्या सोचा है अपनी स्पोर्ट को लेके, फैसिलिटीज़ को लेके? आपने अगर अल्लाह ताला आपको कामयाब करे तो आप अपने इलाके के या दीगर लोगों को जिनका इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स के अंदर, वो आए और आपसे सीखें। आर यू विलिंग? जी, ये आगे जो इवेंट आ रहा है इसके लिए तो हमने ये भी खेलना है, आगे जितने आगे खेलते रहेंगे, हमारे कदम रुकेंगे नहीं इंशाल्लाह। क्योंकि मेरे जो प्रेसिडेंट, मैंने बताया आपको, नवाब फुरकान खान जो है, वो बहुत ज़्यादा हमारे साथ करते हैं, बेहद करते हैं, मतलब हमें सपोर्ट करते हैं हर इवेंट के लिए। उनकी पूरी कोशिश होती है कि आपने खेलना है और पाकिस्तान के लिए मेडल ले के आने हैं। एक दिन आएगा कि PSB जो है वो NOC में जारी कर देगी फेडरेशन को, और इंशाल्लाह ये मामलात हल हो जाएंगे। अच्छा, आप जहाँ पे खेलने गए थे वहाँ पे जिन प्लेयर से आप बात कर रहे हैं उनसे गेम के अलावा कोई इंटरेक्शन हुई, कोई दोस्तियाँ हुई आपकी, आपने दोस्त बनाए वहाँ पे? जी, वहाँ के तो लोग उनका बड़ा मशहूर हूँ, काफ़ी अच्छे लोग थे, और एक तो वहाँ पे मौसम बहुत अच्छा था, वो वहाँ पे काफ़ी दोस्त बने जो अभी भी राब्ते करते हैं, बड़े खुश हुए हैं। उनको पाकिस्तान की वीडियो वगैरह भेजते रहते हैं, अभी भी राब्ते में हैं वो, तो बड़ा खुशी का इजहार करते हैं और वो पाकिस्तान भी आना चाहते हैं। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया, एंड आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, और जो आपके ओहदेदारान हैं हमारे, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे कि वो आप जैसे प्लेयर्स को सपोर्ट करें, उनको इनकरेज करें, यही दुआ कर सकते हैं। हम ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। कल एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई कि हुकूमत ने टैक्स कवानीन से नॉन फाइलर्स को ख़त्म करने और उनकी जो कई मुतअद्दिद सरगर्मियाँ हैं उन पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला कर लिया है। FBRNG टैक्स रिटर्न फाइल ना करने वालों की ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल बनाने की ठानी है, और मुल्क में जो फाइलर नहीं है वो बैंक अकाउंट ऑपरेट नहीं कर सकेगा। बैंकों से रकम निकलवाने या जमा करवाने की एक सालाना हद भी मुकर्रर की जाएगी। रिटर्न फाइल ना करने वाले गाड़ियाँ, जायदाद और उसके अलावा सिक्योरिटीज़, म्यूचुअल फंड्स, मनी मार्केट में सरमायाकारी नहीं कर सकेंगे। जो वाज़ेह रहे कि मुल्क के अंदर टैक्स चोरी है 1200 अरब रुपए से बढ़ गई है, जबकि रेवेन्यू गैप भी 7100 अरब रुपए से तजावुज़ कर चुका है, जिसके पेश नज़र ये इकदाम किए जा रहे हैं। ये इकदाम कैसा है ओवरऑल, उसके साथ साथ IMF से पाकिस्तान के लिए जो $7 अरब का कर्ज पैकेज मंजूर हुआ है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सलमान शाह साहब मौजूद हैं, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाह साहब, कल ये जो मामला हुआ नॉन फाइलर्स की कैटेगरी को ख़त्म करने के हवाले से, क्या समझते हैं जी? जो टैक्स नेट का मामला है जिसमें हम ज़्यादा लोगों को लाने के हवाले से बात कर रहे हैं, इक़दामात और इस्लाहात के हवाले से बात कर रहे हैं, इससे फ़ायदा होगा?
देखें, आई थिंक कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो एफबीआर के बारे में है वो उसका ट्रस्ट लेवल है पब्लिक में। और ट्रस्ट लेवल का मतलब है कि क्या एफबीआर साफ शफाफ अदारा है, क्या एफबीआर में एक्सलेंस है, बेहतरीन लोग हैं, बेहतरीन तरीक़ेकार हैं, बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं, इनको अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो फिर कोई भी प्रोग्राम जो है एफबीआर करेगा वो कामयाब नहीं हो सकता। सो सबसे पहले ये है कि एफबीआर को अंदर से चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा और वहाँ पे बहुत ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी और जो एक्सपर्टीज़ है उसको बहुत बेहतर करना पड़ेगा। और इसको हम टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। सो नंबर 1 तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को आपने बहुत बेहतर करना है। उसके बाद फिर टैक्स पॉलिसीज़ जो हैं उनको भी ठीक करने की ज़रूरत है कि टैक्स रेट बहुत ज़्यादा हैं, टैक्स की जो नंबर ऑफ टैक्सेस जो है वो बहुत ज़्यादा हैं और उसमें इंसेंटिव क्रिएट होते हैं कि एफबीआर के दायरे में रहने से बेहतर है कि टैक्स पेयर उस दायरे से बाहर रहे। इसको भी चेंज करने की ज़रूरत है। ये जब आप चीज़ें कर लेंगे तो उसके बाद फिर आप टैक्स पेयर्स की एजुकेशन, टैक्स पेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, टैक्स पेयर्स के ऊपर जो उनकी ड्यूटी है टैक्स देना, उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। सो मल्टीपल एरियाज़ में एफबीआर को आपको रिफॉर्म करना पड़ेगा और सिर्फ टैक्स कलेक्शन जो है वो एक 1 पॉइंट एजेंडा नहीं है। मेन एजेंडा ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो करे, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए, पाकिस्तान का एंटरप्रेन्योर भी इन्वेस्ट करे और बैरून मुल्क का जो इन्वेस्टर है वो भी इन्वेस्ट करे। सो एफबीआर को भी इस सब्जेक्टिव की तरफ भी देखना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट का फ़रोग कैसे होगा और कैसे हमारी इकोनॉमी में एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन आएगी, कैसे हमारी इकोनॉमी सस्टेन करेगी बाकी एरियाज़ में भी। और उसमें फिर गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ बड़े इम्पोर्टेंट हैं, उनको भी जितनी ज़रूरत है उसके मुताबिक करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ की जो ज़रूरत है उसको भी देखना पड़ेगा कि क्या हुकूमत के अखराजात ज़रूरत से ज़्यादा हो चुके हैं, क्या हुकूमत के कंट्रोल्स जो है इकोनॉमी पे और उसके ज़रिए जो रेगुलेशन करती है उसकी रेगुलेटरी कॉस्ट जो है इकोनॉमी में वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। मेरी नज़र में पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी है कि IMF का जो प्रोग्राम है उसके तहत जो हमने कमिटमेंट्स की हैं रिगार्डिंग कि हम अपने फिस्कल हालात को ठीक करेंगे, उसमें हमारा मेन फोकस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे होना चाहिए और हुकूमती एक्सपेंडिचर्स को कम करने की हमें भरपूर तरीके से परसू करना चाहिए ताकि हमारे डिपार्टमेंट्स हम कम कर सकें, मिनिस्ट्रीज कम कर सकें, इन पे खर्चे कम कर सकें और इकोनॉमी को डीरेगुलेट करें, प्राइवेटाइज करें, जहाँ से हुकूमती जो कंट्रोल है बिजनेस पे उसको ख़त्म किया जाए। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं और वो करेंगे तो फिर ये IMF प्रोग्राम भी कामयाब होगा, फिर एफबीआर भी कामयाब होगा, हुकूमत भी कामयाब होगी और इकोनॉमी भी कामयाब होगी। ये जो तो हमें एक होलिस्टिक अप्रोच लेने की ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा शाह साहब, अभी आपने बात की कि हमें ओवरऑल जो इकदाम हैं वो करने हैं, सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा पे काम नहीं करना कि हम अपने टैक्स कलेक्शन को बेहतर करें, हमें दीगर जो कह लें चैलेंजेस को भी निपटना है। जैसे कि आपने अभी हुकूमती अखराजात की बात की और एक ट्रस्ट लेवल का आपने टर्म यूज़ की कि आवाम के अंदर ट्रस्ट भी होना चाहिए कि जो वो टैक्स दे रहे हैं
वो राइट जगह पे सही तरीके से और उनको फैसिलिटेट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। हम आम लोगों की भी जब इस बारे में परसेप्शन सुनते हैं वो कहते हैं कि जी हम टैक्स तो पे कर दें, हमें टैक्स के बदले क्या मिल रहा है, क्या हुकूमत फैसिलिटेशन दे रही है, क्या किस तरह से फैसिलिटेट कर रही है, क्योंकि महंगाई भी उस तरह से है, दीगर चीज़ें भी हैं, टैक्स हर सैलरी क्लास तबका पे कर रहा है और एक स्पेसिफिक तबका है जो बहुत ज़्यादा टैक्स पे कर रहा है। तो ये जो ट्रस्ट लेवल है और हुकूमती अखराजात हैं, क्योंकि लोगों को भी नज़र आता है कि वो कहते हैं जी हुकूमत के अपने अखराजात देख लें, हम टैक्स देंगे और ये अपनी जो कहने फैसिलिटीज़ पे लगा दें। तो ये चीज़ें कितनी आप समझते हैं कि इम्पॉर्टेंट हैं ओवरऑल स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस लाने के लिए, ये दो फैक्टर्स भी? देखिए ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जाहिर है कि कोई भी टैक्स खुशी से नहीं देता, वो उसको अपनी आमदन में से कुछ हिस्सा हुकूमत को देना पड़ता है। उस आमदन से वो अपने ज़रूरियात पूरी करता है, बच्चों की ज़रूरियात पूरी करता है, अपने कंजम्पशन उसकी होती है, तो उसको काट के वो हुकूमत को वो पैसे देता है। तो फिर वो एक्सपेक्ट करता है कि हुकूमत की कारकर्दगी जो है वो बेहतरीन होगी, और हुकूमत अगर उसको सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो उसको बगैर सिफारिश के और ऑटोमेटिकली उसको वो सर्विसेज मिल जाएं। अगर आपने पासपोर्ट लेना है, आपने आईडी कार्ड बनवाना है, बिजली का ऑडियो का कुछ इशू है। शाह साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है, डॉक्टर सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। जो टैक्स नेट का मामला है, ज़्यादातर लोगों को टैक्सेस देते हुए यही प्रॉब्लम आती है, दो के अपनी सैलरी में से बहुत सारे सैलरी क्लास अपना टैक्स करवाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे शोबे भी हैं जिनको टैक्स नेट में लाने की ज़रूरत है। लेकिन वही बात है कि फाइलर नॉन फाइलर के कॉन्सेप्ट पे पहले हम बात करते थे, अब हुकूमत ने इस कैटेगरी को, FBI ने इस कैटेगरी को ख़त्म करने के हवाले से कहा है कि जो नॉन फाइलर्स वाली कैटेगरी है इसको ख़त्म किया जाएगा, और जिससे जो ओवरऑल जो टैक्स हम इकट्ठा करते हैं उस पर बेहतरी आने के चांसेस भी हैं। लेकिन शाह साहब के मुताबिक जब तक हम ओवरऑल इकदाम नहीं करेंगे तब तक ये मामला नहीं होगा। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, हमने आपको वर्ल्ड मैरीटाइम डे के हवाले से बताया था कि 25 सितंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। इस पर हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी। इस दिन को मनाने का मकसद क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके साथ साथ इस साल इसका थीम क्या है, इसी सारी इस डे के ऊपर, मैरीटाइम डे के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ कमांडर मोहम्मद अकील मौजूद हैं, पाकिस्तान नेवी से हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, वर्ल्ड मैरीटाइम डे है और इसको सेलिब्रेट किया जाता है। हम ज़रूर चाहेंगे कि इसकी सेलिब्रेशन की वजह और क्या थीम है इस साल इस वर्ल्ड मैरीटाइम डे का। अच्छा मैम, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है कि वर्ल्ड मैरीटाइम डे क्यों मनाया जाता है, एज़ फार एज़ द जेनेसिस ऑफ वर्ल्ड मैरीटाइम डे इज़ कंसर्न, ये पहली दफ़ा मनाया गया 1978 में बाय द ऑर्गेनाइजेशन नोन एज इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद से हर साल ये दिन सितंबर के महीने में एवरी लास्ट थर्सडे मनाया जाता है, और उसी की मुनासबत से इस साल भी ये दिन थर्सडे को, लास्ट थर्सडे ऑफ सितंबर को मनाया जा रहा है। ठीक है। तो देन वी कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, विच इज़ दी व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस ईयर्स वर्ल्ड मैरीटाइम डे। तो इस साल इसका थीम है नेविगेटिंग थ्रू फ्यूचर, सेफ्टी फर्स्ट। तो थोड़ा सा मैं इसको फर्दर एलेबरेट कर दूं फॉर द ऑडियंस ऑफ द शो कि वर्ल्ड मैरीटाइम डे के थीम को बड़ा केयरफुली डिज़ाइन किया जाता है, और इसको डिज़ाइन करने के लिए इस दफ़ा जो दो पार्ट्स में जो डिज़ाइन किया गया है उसका मकसद है, फर्स्ट पार्ट का मकसद है टू एड्रेस द यूनाइटेड नेशंस 2030 एजेंडा विच इज़ रिगार्डिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, विच इज़ द नेविगेटिंग थ्रू फ्यूचर। तो इसका डिमांड ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो इस तरह से कि इसमें डिजिटाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मॉडर्नाइजेशन जो है वो इनकॉर्पोरेट की जाए। देन वी कम टू द सेकंड पार्ट विच इज़ दी सेफ्टी फर्स्ट।
तो यहाँ पे एक कॉशन दिया गया है इस थीम में कि वंस यू आर अडॉप्टिंग द न्यू टेक्नोलॉजीज़ तो हमें किसी भी सूरत में एट सी सेफ्टी को कंप्रोमाइज़ नहीं करना। तो इसी के तनाज़र में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट जो प्रोटोकॉल्स हैं वो इन्फोर्स्ड हैं और इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो इसी का नैरेटिव जो है बिल्ड किया जाएगा इस साल के वर्ल्ड मैरीटाइम डे के थीम को लेकर। दैट्स अमेजिंग। अच्छा, बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से आपने बात की। मैं ज़रूर चाहूँगी कि इस ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस के हवाले से भी आप बताएं, क्योंकि इसी के तहत ये दिन भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। पर्पस क्या है, और फिर मैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी थोड़ा बात करूँगी। अच्छा, जहाँ तक इसकी पेरेंट बॉडी का ताल्लुक है जो ये वर्ल्ड मैरीटाइम डे ऑर्गेनाइज करती है, एज यू टोल्ड, IMO was first established in 1948 with the name of IMCO. ठीक है। Later on 1982 में इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो है IMO कर दिया गया। ठीक है। और जहाँ तक ब्रॉडर इसके ऑब्जेक्टिव्स या उर्फ़े आम में हम कहते हैं अगराज़ व मकासद का ताल्लुक है, तो फर्स्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ IMO इज़ safety of life at sea, number 1. ठीक है। Then environmental protection, number 2. Then is the maritime awareness, under which we are doing the World Maritime Day. And then is the maritime security. Then safety of navigation through modern sources, modern gadgetry. And then to develop the consensus of different stakeholders on different issues. ठीक है। अच्छा, अभी आपने ख़ुद भी बात की कि जो अवेयरनेस का ताल्लुक है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और सी के अंदर जो सिक्योरिटी है विद टाइम बहुत ज़्यादा चीज़ें डिजिटलाइज हो रही हैं। डिजिटल एस्पेक्ट से भी हम बात करें, ज़ाहिर है जहाँ इसके फ़ायदे हैं वो कहीं ना कहीं इसके थ्रेट्स भी मौजूद हैं अपनी जगह, जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तो लेकिन मेरा यहाँ पे सवाल मौसमियाती तब्दीलियों को लेकर भी है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू है जिससे पूरी दुनिया सफ़र भी करिए। पाकिस्तान दो कि हमारी कंट्रीब्यूशन इतनी ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल पाकिस्तान के अंदर जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा है। इसका मैरीटाइम के ऊपर या सिक्योरिटी के ऊपर कैसे इसको ये मुतासिर करती है? For the consumption of the audience, normally once we see the maritime security, जो एक जनरल इम्प्रेशन जाता है कि ये सिक्योरिटी की कोई टर्म है और जिसमें जो है मिलिट्री इन्वॉल्व होगी और कन्वेंशनल तरीके से इसको देखा जाएगा। इस पे एकेडेमिया में और प्रैक्टिशनर्स में एक जो है ना स्ट्रॉन्ग डिस्कशन चल रही है इस की डेफिनेशन को लेके, बट स्टिल ब्रॉडली इफ़ वी सी द डेफिनेशन ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी, उसके 3 मेन ऑर्गन्स हैं। फर्स्ट इज़ द कन्वेंशनल ऑर्गन, जिसको एड्रेस करते हैं कन्वेंशनल मीन से, फॉर दैट वी हैव पाकिस्तान नेवी। देन इज़ द अनकन्वेंशनल ऑर्गन, जिसमें आ जाती है पायरेसी, नार्को ट्रैफिकिंग एंड द ह्यूमन ट्रैफिकिंग। उसको हम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के थ्रू डील करते हैं। ठीक है। उसके लिए जो हमारे पास सेटअप या बॉडी मौजूद है पाकिस्तान में, दैट इज़ कॉल्ड पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी। अगेन दैट इज़ बीइंग ऑपरेटेड विद द कोलैबोरेशन ऑफ पाकिस्तान नेवी। दैन थर्ड ऑर्गन इज़ द इन्वायरमेंटल चैलेंजेस जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज किस तरह से मैरीटाइम सिक्योरिटी को मुतासर कर रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज को जब हम देखते हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल्स आर इंक्रीजिंग, और उस सी लेवल इंक्रीज होने की वजह से हमारे सर्टेन कोस्टल एरियाज दे आर इन डेंजर। और अगर हम उस इंडेंजर के इंडेक्स को देखें तो पाकिस्तान इज़ यू नो वन ऑफ द टॉप 10 कंट्रीज़ हु आर गोइंग टू बी इफेक्टेड फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। तो हमें उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स अभी से जो है इनिशिएट करना होगा। तो इकोसिस्टम जब डिस्टर्ब हो रहे हैं उसकी वजह से मैरीन लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। वंस दी मैरीन लाइफ इज़ गेटिंग डिस्टर्ब, तो उसकी वजह से मैरीन रिसोर्सेज जो हैं उनकी अमाउंट जो है, उनकी क्वांटिटी डिस्टर्ब हो रही है। उसके साथ फिर जो अल्टीमेटली इकॉनमी जुड़ी हुई है हमारे फिशरमैन्स की, वो डिस्टर्ब हो रही है। तो एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखें, कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी के एस्पेक्ट में, तो हमारी इकॉनमी जो है अल्टीमेटली डिस्टर्ब हो रही है, जिसकी वजह से ह्यूमन सिक्योरिटी डिस्टर्ब होगी एंड अल्टीमेटली जो इक्वेशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी है हमारी, वो डिस्टर्ब होगी। अच्छा, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखा जाए तो इसका ताल्लुक आपकी इकॉनमी से भी है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लेकिन क्या आपको लगता है कि अवेयरनेस को लेकर, जिस तरह से आप अभी यहाँ पे मौजूद भी हैं, इस दिन को हम सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, इसके हवाले से बात भी कर रहे हैं, मैरीटाइम अवेयरनेस कितनी है लोगों में? एज ए नेशन अगर इस चीज़ को देखा जाए तो मैरीटाइम सेक्टर की अवेयरनेस का फुकदान यकीनन हमारे अंदर है। और इस फुकदान को ख़त्म करने के लिए, उर्फ़े आम में जिसे हम कहते हैं मैरीटाइम ब्लाइंडनेस को ख़त्म करने के लिए,
पाकिस्तान नेवी ने इनिशिएटिव ये लिया है, इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट्स वॉर कॉलेज इन कराची, वी हैव एस्टेब्लिश्ड आवर सेटअप इन लाहौर, ताकि हम अपने जो मेन जो मैसेज का सेक्टर है उसमें ये मैरीटाइम ब्लाइंडनेस के अंसर को ख़त्म कर सकें. सो येस, देयर इज़ मैरीटाइम ब्लाइंडनेस एज वी सी जनरली इन द मैसेज ऑफ पाकिस्तान. ठीक है, इन द एंड मेरा सवाल वर्ल्ड मैरीटाइम डे के हवाले से कि समंदरी जो तिजारत है या सिक्योरिटी को लेकर मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर हमारे देखने वालों को कोई पैगाम दें, जैसे आज अवेयरनेस के हवाले से बात कर रहे हैं कि फुकदान है लेकिन स्टिल काम किया जा रहा है, लेकिन ओवरऑल भी क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? ओवरऑल अगर मैं मैरीटाइम सिक्योरिटी को या इसको मैरीटाइम तिजारत को, मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन को देखूं तो दिस इज़ द चीपेस्ट एंड द क्लीनेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इंटरनेशनली इसको एक्सेप्ट किया जाता है. और दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो ओशंस आर द ग्लोबल कॉमन्स, और हमारी एक ग्लोबली और एक एज ए नेशन और एज ए रीजनल कंट्री हमारी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम इस ग्लोबल कॉमन की सेफ गार्ड के लिए काम करें. और ये जो चीपेस्ट और क्लीनेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन अवेलेबल है हमें या ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है हमें, हम इसको अगर यूज़ करें तो वी शुड बी यूजिंग इट इन अ सस्टेनेबल वे. अगर वंस आई एम सेइंग द सस्टेनेबल वे, इट मीन्स कि हमें अपनी आने वाली नस्लों के लिए भी सोचना होगा. इट शुड नॉट बी लाइक दिस कि हम इसको यूज़ कर लें इन अ क्लीनेस्ट और चीपेस्ट वे और आने वाली नस्लों के लिए कुछ ना छोड़ें. ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया. कमांडर मोहम्मद अकील पाकिस्तान नेवी से हमारे साथ मौजूद थे. वर्ल्ड मैरीटाइम डे के हवाले से हम बात कर रहे थे. ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे. आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक. वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक. जी, आज हम बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं. वैसे तो पेरेंटिंग गिल्ट जो है एक ऐसी टर्म है जो आजकल मैं बहुत ज़्यादा सुन रही हूँ. बच्चों की तरबियत हो, उनकी नशोनुमा हो या उनको प्रॉपर ट्रेन करना हो, ज़ाहिर है एक तरबियत का मामला ही आ जाता है. कहीं ना कहीं एक बहुत चैलेंजिंग मरहला होता है, और जब जिसमें बच्चा मुख्तलिफ दौर से, मुख्तलिफ तजर्बात से गुजरा होता है, वहीं पर पेरेंट्स के लिए भी वही एक्सपीरियंसेस, वही चैलेंजेस मौजूद होते हैं. स्पेसिफिकली अगर बात की जाए, अगर वर्किंग विमेन है, आप वालिद भी काम पे जा रहे हैं, मदर भी काम पे जा रही हैं, तो इर्द गिर्द के लोगों की जो जजमेंट है या उनकी एक्सपेक्टेशन उनसे उसी तरह की रहती हैं जो शायद एक घर में रहने वाली खातून की होती हैं. दो के ये कहना जस्टिफाइड नहीं होता समटाइम्स, लेकिन हमारे जो पेरेंट्स जो बच्चे की तरबियत कर रहे होते हैं, इर्द गिर्द के लोगों की उनसे बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और जब वो एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरते तो उनको पेरेंटिंग गिल्ट के अंदर मुब्तला कर दिया जाता है या वो हो जाते हैं. ये पेरेंटिंग गिल्ट है क्या, और क्या वाकई हमारे स्टैंडर्ड्स पेरेंटिंग को लेकर बदल गए हैं विद टाइम? क्योंकि जो स्किल्स पहले थे, जो हमारे पेरेंट्स जिस तरह से हमारी तरबियत करते थे, या आज के जो पेरेंट्स हैं, दो के हमेशा कहते हैं कि हर जनरेशन में फ़र्क होता है. आज हम इसी में बात करेंगे. अमरीन अस्करी साहिबा हमारे से मौजूद हैं, इनको हम खुशामदीद कहते हैं. थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वंस अगेन फॉर हैविंग मी ऑन द शो. थैंक यू. अच्छा, ये पेरेंटिंग गिल्ट का जो एक टर्म मैंने अभी इस्तेमाल किया, और ये मैं आजकल बहुत ज़्यादा सुनती हूँ. इस टर्म को ज़रा हमारे देखने वालों के लिए डिफ़ाइन करें, क्या है? ये टर्म जो पेरेंटिंग गिल्ट है, बेसिकली इस पे बात कम होती है, सुनने में आ रहा है, लेकिन नॉर्मली अगर आप देखें तो उसको एड्रेस कम किया जाता है. और ये कॉमन आज नहीं हुआ, ये काफ़ी अरसे से है, ये हर दौर में रहा है. एक गिल्ट हर इंसान को रहता है, लेकिन पेरेंटिंग गिल्ट पे एक्चुअली पेरेंट्स को खुद भी नहीं होता कि उनको ये गिल्ट है. वो चीज़ को समटाइम रियलाइज नहीं कर पाते. अब पेरेंटिंग गिल्ट किस तरह से हो सकता है? गिल्ट ये होता है कि अगर हम रेफर करें कि जी सेल्फ क्रिटिसिज्म आ जाता है, रिग्रेट्स आ जाते हैं, मैंने लाइफ में ये नहीं किया, मैं अपने बच्चों के लिए ये भी कर सकता था. सो वो ओवर थिंकिंग, वो स्ट्रेस के मैं लाइफ में क्या कुछ कर सकता था और मैंने नहीं किया, वो गिल्ट जो पेरेंट्स के साथ रहता है. समटाइम वो चीज़ को रियलाइज़ कर लेते हैं, समटाइम उनको रियलाइजेशन नहीं होती है. इस वजह से वो स्ट्रेस में भी रहते हैं और टेंशन में भी रहते हैं. और आपने जैसे कहा कि जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, समटाइम वही बहुत सी चीज़ें याद दिला देते हैं कि तुम वर्किंग वुमेन हो, घर पे शायद तवज्जो नहीं देती होगी, बच्चे तुम्हारे शायद पता नहीं कैसे काम, तो वो गिल्ट साथ रहता है. क्योंकि समटाइम आपको नहीं पता होता कि लोग किस हालात में काम करते हैं, क्या मजबूरियां हैं कि वो बाहर जाके काम कर रहे होते हैं या मदर्स काम कर रही होती हैं. लेकिन
ये चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए कि उसकी उतनी ही तवज्जो घर पे भी होती है जितना वो काम पे दे रही होती है। सो ये गिल्ट को एड्रेस करना मेरे ख्याल में लोगों को इस वक्त बताना बड़ा ज़रूरी है कि हम इसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं, वो कौन कौन सी सिचुएशंस होती हैं जिस पे एक्चुअली ये गिल्ट आ जाता है। अच्छा, ये जो आप गिल्ट की बात कर रही हैं, चलें खुद से भी अगर समटाइम्स आपको रियलाइजेशन भी है या नहीं भी होती तो इर्द गिर्द वाले ये मेक श्योर करते हैं कि आपको वो गिल्ट हो। मतलब अगर आप वर्किंग वुमेन है तो आपके घर में इवन मैं अपनी अम्मी की एग्जांपल यहाँ पे देती हूँ। मेरी अम्मी मोस्ट ऑफ द टाइम हमें कह देती हैं हम तो अपने बच्चों को ऐसे पाल लेते थे। मतलब वो जो हम अपने बच्चों के लिए ऐसे कर लेते थे वो शायद आजकल के बच्चे अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। तो ये गिल्ट उनको दिया जाता है कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ कितनी ख़तरनाक होती है एज अ पेरेंट भी और एज अ बच्चा भी, जब वो देख रहा होता है कि हमारी दादी या नानी हमारी अम्मी को ये कह रही है। देखिए बिल्कुल सही बात है, जैसे भी हमने कहा कि इर्द गिर्द के लोग ही पहले घर से स्टार्ट करते हैं कि घर से थोड़ा सा क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो जाता है। आपको बहुत सी चीज़ों पे क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि तुम तवज्जो नहीं दे रही हो, ये तुम नहीं कर रही। उसमें होता है कि अगर कोई काम कर भी रहा है हम दोनों को ले आते हैं, चाहे वो मदर है चाहे फादर है। जाहिर सी बात है वो अपनी कैपेसिटी में इतना काम कर रहे हैं, लेकिन उनका मकसद और टारगेट एक ही होते हैं, वो उनके बच्चे होते हैं। ठीक है, वो अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए उनको दूर जाना पड़ता है, अपने बच्चों के लिए उनको डिसिप्लिन वैल्यू सब चीज़ें सिखानी पड़ती है। लेकिन जो सामने देख होते उनको सब कुछ नजर नहीं आ रहा होता। उनको सिर्फ वही नजर आ रहा होता है जो कि अच्छा ये इतने बजे जाते हैं और इतने बजे वापस आते हैं, पता नहीं बाहर क्या करके आते हैं, कहाँ घूमते होंगे। दे डोंट रियलाइज कि आपको इनको ये भी नहीं पता कि जो घर तक आने का सफर होता है वो भी कितना टफ होता है। कि जो आपने 20 मिनट्स में पहुंचना था 1 आवर में, और उस दौरान कितनी स्ट्रेस आ जाती कि अच्छा आई हैव टू रीच होम, मुझे घर जाके ये भी देखना है। सो वो गिल्ट एक्चुअली जमा होता चला जाता है। अब हाली गिल्ट ये नहीं है कि हमारे सराउंडिंग में लोग हमें क्या कह रहे हैं, इसमें और भी बड़ी चीज़ें शामिल हैं। एक गिल्ट वो होता है कि आप जब बच्चे आपकी नहीं सुनते हैं और जब आप बच्चे आपके पास आते हैं और आप उनको सिर्फ नो कह देते हैं कि नहीं करना, थोड़ी देर के बाद आप रियलाइज करते हैं कि मैंने इसको कर दिया। आपको वो गिल्ट होता है कि मैंने इसको बिला वजह मना कर दिया, या आप उसको पनिश करते हैं, चाहे वो आपने सही बात पे पनिश किया हुआ है, लेकिन आफ्टर सम टाइम आपको गिल्ट होता है कि मुझे इतना नहीं डांटना चाहिए था। बेशक उसकी वो बेहतरी के लिए था, लेकिन हमें वो गिल्ट सताना शुरू कर देते कि व्हाई डज इट हैपन। और एक बहुत कॉमन चीज़ आपको आजकल बताऊं कि जो पेरेंट्स में बहुत ज़्यादा है कि हम अपने बच्चों को बेहतरीन एजुकेशन नहीं दे पा रहे, हम उनकी बेसिक नीड्स को नहीं पूरा कर पा रहे। वो गिल्ट उनके लिए बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे बहुत से पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि जी हमें अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, लेकिन दे कांट अफोर्ड। अब वो गिल्ट उसमें रहता है कि हमारी ख्वाहिश थी कि हम नहीं पढ़ पाए, हमारे बच्चे पढ़ ले, लेकिन आगे भी उनको उनके हालात ऐसे नहीं कि वो पढ़ा सके। ये गिल्ट उनको मुसलसल तंग करता रहता है। एक और गिल्ट को अगर देखें तो टाइम मैनेजमेंट, जैसे अभी बात हुई कि टाइम नहीं दे पाते हम अपने बच्चों को, इतने हम लोग बिजी हो गए स्केड्यूल में, हमारे पास टाइम। वो गिल्ट आपको तंग करता रहता है कि मैं कैसे टाइम निकालूं कि जी मैं अपनी फैमिली को, स्पेशली अपने बच्चों के लिए टाइम निकालूं। सो ऐसी बहुत सी सिचुएशंस हैं जो पेरेंट्स, चाहे वो मदर हैं फादर हैं, दे आर फेसिंग। इसको ओवरकम कैसे करना है? देखिए ओवरकम इसमें पहले तो ये है कि जो इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं वो सबसे पहले होते हैं कि आप ओवर थिंक करते हैं, आप स्ट्रेस में आ जाते हैं, और उसको कंपनसेट कैसे करते हैं कि आप गिफ्ट्स ले आते हैं बच्चों को कि अच्छा थोड़ी देर के लिए बच्चे रिलैक्स हो जाएंगे, लेकिन ये इसका हल नहीं। हल उसका यही है कि आप बैठ के कम्युनिकेट करें, आप बच्चों को बताएं कि अच्छा मैं अगर ओवर टाइम करें, क्योंकि बाज़ लोग ओवर टाइम लगाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हमने बेसिक नीड्स पूरी करनी। आप बच्चों को साथ साथ बताएं कि आप किस तरह हार्ड वर्क करें सिर्फ इसलिए कि आप उनको सारी फैसिलिटीज़ दे सकें। हम अपने बच्चों से इस चीज़ का जिक्र नहीं करते, ठीक है, हम उनको नहीं बताते कि हम क्या क्या चीज़ें सेक्रीफाइस कर रहे हैं सिर्फ उनको एक अच्छी लाइफ देने के लिए। हम कहीं पे बच्चों से जिक्र नहीं करते। आप उनको साथ बिठाएं, आप उनको, जब आप ये चीज़ें डिस्कस करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं रिलीफ मिलता है। एक एज जब निकल जाती है, जब 50-60 में आते हैं, जब रिटायरमेंट आ जाती है, उस वक्त वो गिल्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जब वो अकेले हो जाते हैं। फिर वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं कि वो टाइम जो उनको हमें अपने बच्चों के साथ गुजारना चाहिए था, अब हमारे पास बच्चे भी नहीं, क्योंकि आपने उनको टाइम नहीं दिया। नाउ दे डोंट हैव टाइम, क्योंकि आपने जैसा घर का डिसिप्लिन रखा वो वही चीज़ें लेकर चलेंगे। कुछ लोगों को गिल्ट रहता है कि हमने इनको वैल्यूज नहीं सिखाई, बच्चा बिगड़ गया तो काश हम थोड़ी तवज्जो देते। इसका क्रक्स यही है कि हमें कम्युनिकेट करना है, हर कम्युनिकेट करना है और फॉरगिव योरसेल्फ। यस, ठीक है, आप ये इट्स वेरी कॉमन ये रियलाइज करें कि गिल्ट हर एक को, ये आपको नहीं है कि सिर्फ आपको गिल्ट हो रहे हैं। ठीक है, हर लाइफ में हर दौर में गिल्ट रहता है, लेकिन मैं बच्चों से कहूंगी कि आप भी अपने बच्चों पेरेंट्स को फॉरगिव कर दें, उनको ये रियलाइज मत कराएं कि आपने हमारी लाइफ में कुछ नहीं किया, आपने बड़ा घर नहीं बनाया। माफ करना सीखें अपने आप को भी और दूसरों को भी, और कम्युनिकेट करें अगर आपके अंदर ये गिल्ट है कहीं ना कहीं। थैंक यू वेरी मच अमरीन साहिबा, बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।
जा रहा है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी अब कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।